बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखें। मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी एक एटम के मास को मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद द कार्बन 12। कार्बन 12 हमने क्यों लिया है? कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। बट हमने यहाँ पर कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं? कार्बन 12 यूज़ कर रहे हैं। इसकी रीज़न हम बाद में पढ़ते हैं क्यों यूज़ किया, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। तो ये जो डायग्राम है इसको देखें, तो इसमें एक बैलेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस बैलेंस के मैंने एक साइड पे मैंने क्या लिखा हुआ है? कार्बन का एक एटम रख दिया है। अब जस्ट इमेजिन, इसके एक तरफ हमने कार्बन का एक एटम रखा है और फिर उसी कार्बन के एक एटम को हमने पकड़ के, यानी कार्बन 12 एटम को पकड़ के हमने क्या किया है? उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये कार्बन के एटम को समझ लें तोड़ दिया। जस्ट लाइक ये देखें, दीज आर दी 2 इक्वल बॉल्स, और इसको आप इमेजिन कर लें कि दीज आर दी कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को मैं यहाँ पर रखती हूँ बैलेंस से, दूसरे एटम को मैंने डिवाइड कर दिया। इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 to 5 या 12 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके हमने बैलेंस के दूसरी तरफ रख देना है। दोनों का वेट क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इसके अंदर यूनिट होगा ना, अब यहाँ पर देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? AMU कहलाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि हमने 12 इक्वल यूनिट्स में हमने इसको डिवाइड किया, और जो सबसे छोटा जो आ रहा था हमारे पास इसका यूनिट, जो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको मैंने क्या नेम दे दिया? AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट यानी कार्बन के जो 12 हिस्से थे, उसका जो एक हिस्सा यानी AMU इज यूज टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर एटम्स, यानी दूसरे एटम्स का मास मेजर करने के लिए हमने यूज़ किया। अब ये कार्बन को 12 इक्वल हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, और उसका एक एटॉमिक मास यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट हम उठाएंगे और उसको हम लेंगे, यानी हम ये स्मॉलेस्ट यूनिट उठाएंगे और उसको बैलेंस की एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम दूसरा एटम रखेंगे। अब अगर हमारे पास बैलेंस में दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का एक एटम इसके कार्बन के एक यूनिट के बराबर आया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 AMU, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ने कार्बन के कितने यूनिट्स यूज़ किए? 1, ओनली 1 AMU यूज़ किया, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना कह दिया? 1 AMU। इसी तरह दूसरा देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम मैंने बनाया हुआ है। ऑक्सीजन के एटम में यहाँ पर हम कार्बन के 1 by 1 रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, हम छोटे छोटे इसके यूनिट्स कार्बन के रखेंगे। कार्बन के जब यहाँ पर 16 यूनिट्स रखे गए, तो ये ऑक्सीजन के एक एटम के मास के बराबर आए। तो यहाँ पर कितने यूनिट्स रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये 16 जब कार्बन के यूनिट्स रखे गए, तो ये ऑक्सीजन का एटम इसके बैलेंस के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हुआ? 16। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16 18। तो ऑक्सीजन के भी हमने डिफरेंट आइसोटोप्स हो गए, या डिफरेंट एटम्स के, या एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हमें पता है होते हैं आइसोटोप्स के। हमने मैसेज को मेजर किया बाय कंपेयरिंग इट विद द AMU। तो 16 AMU जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 16 AMU किसके इक्वल आया? कार्बन के एक ऑक्सीजन के एक एटम के इक्वल आ गया। एटम लिख लें, आइसोटोप लिख लें, एक ही बात है। अब दूसरे हमने जब मैग्नीशियम, इसी तरह सिमिलरली हमने बाकी एटम्स को जब कंपेयर करते हैं, तो मैग्नीशियम हमें पता है कार्बन के 12 ट्वाइस हैवियर देन डैट ऑफ द कार्बन होता है। तो ये कितने AMU के आया? यानी 24। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस हैवियर देन है देन डैट ऑफ द कार्बन एटम, यानी ये दुगना, इसका साइज कितना है? इससे कार्बन से डबल है। अब इसी तरह अब आप आ जाएं बुक के डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन भी सेम अब आपको अच्छी तरह से समझ लगेगी कि डेफिनेशन देखिए क्या दी हुई है। मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12, यानी कार्बन 12 को यूज़ करके हमने बाकी एटम के मासेस को क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो इस तरीके से हमने किया। तो अब हमें
हम इन मैसेज को किस में एक्सप्रेस करते हैं, एएमयू में। एएमयू में एक्सप्रेस क्यों करते हैं, एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम रखते गए और बाकी एटम को दूसरी साइड पे बैलेंस के रखते गए और उसको बराबर किया गया, तो फिर इसका मतलब हम यूनिट भी उसका एएमयू में ही लेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखिए एटॉमिक मास यूनिट की, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, यानी हमने जो इसके 12 हिस्से किए थे उसका कौन सा वाला पार्ट है, उसका एक पार्ट हमने उठाया यानी 1/12, तो वो क्या कहला रहा है, 1 AMU के इक्वल है। एंड 1 AMU किलोग्राम में किसके इक्वल है, 1 AMU इज इक्वल टू दी 1.67377 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल है। और अगर यही किलो को हम ग्राम में कर देते हैं, यानी हम 1 AM को ग्राम में मेजर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -24। और अगर यही AM हम मिलीग्राम में मेजर करना चाहें तो ये कितना होगा, -121 मिलीग्राम है। अब यहाँ पर देखें तो हम ये साइंटिस्ट ने एक स्केल डेवलप किया था रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए इन 1961। अब क्वेश्चन क्या है कि वाई इसकी ज़रूरत, रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मेजर करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो इसका आंसर देखिए, टू कंपेयर द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम्स, एक डिफरेंट एटम्स के मैस को कंपेयर करने के लिए ये स्केल डेवलप किया गया। अब एटम के मैसेज को क्यों ज़रूरत पड़ी कि एटम के मैसेज को हम कंपेयर क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हम डिफरेंट तरह के रिएक्शन जो हैं जब करवाते हैं तो उसमें एटम्स को जब हम जो सब्सटेंसेस लेते हैं, दो रिएक्टेंट जो लेते हैं उसको हम डिफरेंट रेशियो में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको किस वेट में, किस मैस में, कितनी रेशियो में हमने यूज़ करना है इन ए केमिकल रिएक्शन, तो वो परफॉर्म करवाने के लिए हमें मैसेज का आपस में, यानी एटम के मैसेज का आपस में कंपेयर करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड लिया, यानी हमने कार्बन 12 को लिया। कार्बन 12 को अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या साइंटिस्ट ने सिर्फ कार्बन 12 यूज़ किया था या फिर कार्बन 12 ही यूज़ क्यों किया गया। तो इसका आंसर क्या है कि कार्बन 12 के अलावा इससे पहले भी और एटम्स भी यूज़ किए गए थे। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन यूज़ किया गया था। अब हाइड्रोजन क्यों यूज़ नहीं किया गया। हाइड्रोजन आपको पता है कि इट इज़ अ गैस और इसका साइज़ कितना है, हाइड्रोजन जो है 1 AMU के इक्वल है। हाइड्रोजन एक तो गैस थी, दूसरी जो है वो क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो क्या है कि वो गैस है, और दूसरा क्या है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए जो है उसको बाकी एटम्स को उसके कंपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन की भी डिफरेंट जगह पे उसकी कंसनट्रेशन जो होती है, उसकी परसेंटेज वेरी कर रही थी, और ऑक्सीजन भी गैस है। कार्बन जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके अलावा इसकी अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ईजिली अवेलेबल होता है, और ये हाईली स्टेबल है, और ये स्टेबल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तोड़ना और इसके पार्ट्स से बाकी एटम्स के मैसेज को मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो इसलिए फिर कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड स्केल के तौर पे यूज़ किया गया फॉर मेजरिंग द मैसेज ऑफ द अदर एटम्स, और ऐसे मैसेज जो कि एक एटम को लेकर यानी दूसरे से कंपेयर करके लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का नेम दे दिया। अब नीचे देखिए एक्सरसाइज का आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ द एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। आप मैग्नीशियम और क्लोरीन के मैसेज को कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी एक एटम के मैस के कंपैरिजन की बात होती है तो आपने उसका सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास लेने या उसका एटॉमिक मास लेने। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24 है, और क्लोरीन का कितना है, 35 है। ये भी हमने, अगर आप लोग इसको इलेबोरेट करके लिखना चाह रहे हो आंसर को, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि जब इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर किया गया तो इसका 24 आया, और क्लोरीन का 35 AMU के इक्वल आ रहा था, जिसकी वजह से क्लोरीन का मास जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम है। लेकिन आप लोग इसको सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास इतना आ रहा है, मैग्नीशियम का इतना आ रहा है, जिसकी वजह से देखने से पता चल रहा है कि क्लोरीन इज हैवियर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। तो इस तरह से हमने इन दोनों के मैसेज को क्या कर दिया, कंपेयर किया। नेक्स्ट आ जाए आप इसके कैलकुलेशन पे, रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पर देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन तो मैंने बता दी कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, बट आपकी बुक पे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नॉट फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला जो है ये एवरेज एटॉमिक मास का है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास को तो हमने कार्बन 12 के थ्रू मेजर किया था, तो ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसका लास्ट में मैं आपको मैं इसको फॉर्मूला आप देख लें, इसके बाद इसका मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ क्या है इन दोनों में।
एवरेज एटॉमिक मास देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास का। आपकी बुक पे रिलेटिव लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको रिलेटिव ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पेपर में भी अगर पूछेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, M1P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 एंड सॉन, जितने भी एक एटम के आइसोटोप्स हैं, सॉरी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, उसको डिवाइड कर देना है टोटल 100 से। M1 क्या है, M हम किसे कहते हैं, एक आइसोटोप का मैस है, और P किसे कहते हैं, हम उसकी अबंडेंस है। मैस क्या है, मैस देखिए तो आइसोटोपिक मैस भी वही चीज़ है, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस है। मैस ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये कह सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का जब मेजर किया जाता है, या किसी भी एक आइसोटोप का जब कार्बन 12 का कंपेयर करके मेजर किया जाता है, तो वो उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। यानी हम आइसोटोप का मास मेजर, जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इन तीनों का मास जब मेजर किया गया, अब वो हाइड्रोजन 1 जो है, जो प्रोटियम है, वो 1 AMU के इक्वल आया, जो ड्यूट्रियम है वो 2 के AMU के इक्वल आ रहा था, और जो ट्रिटियम है वो 3 AMU के इक्वल आया। तो इस तरह से हमने रिलेटिव आइसोटोपिक मास मेजर कर लिए। सेम डेफिनेशन है, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पर मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लिख सकते हो, और अगर यहाँ पर आइसोटोपिक है तो आपने सिंपल यहाँ पर मास ऑफ दी स्पेसिफिक आइसोटोप लिख सकते हो। आइसोटोपिक अबंडेंस किसे कहते हैं, अबंडेंस कैसे, किसी चीज़ की कंसेंट्रेशन, कसरत। तो नेचुरली ऑकरिंग अबंडेंस या अमाउंट ऑफ एन आइसोटोप, एक आइसोटोप नेचुरली नेचर में कितनी अमाउंट में, कितनी अबंडेंस में मौजूद है, वो उसके क्या कहलाती है, आइसोटोपिक अबंडेंस कहलाती है। तो अब आप इसमें डिफरेंस देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। रिलेटिव एटॉमिक मास तो था किसी भी एक एटम का, जैसे मैंने कहा है कि हाइड्रोजन 1 ले लें, हाइड्रोजन 2 ले लें एंड हाइड्रोजन 3 ले लें, तो इसका हमने मेजर कर लिया, इसका मेजर कर लिया, इसका तीनों का सेपरेट सेपरेट रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर किया जा सकता है। लेकिन एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है, एवरेज एटॉमिक मास इन तीनों का सम है। आप समझ लें कि इन तीनों के मैसेज को हमने क्या किया, इनकी परसेंटेज, नेचर में जितनी ये परसेंटेज में पाए जा रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उसका ओवरऑल जो एवरेज जो आ रहा है तीनों का, वो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है। बुक पे रिलेटिव है तो आप लोग रिलेटिव भी लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल 1 दी गई है आपकी बुक में, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस तरफ देखें तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास दिए गए हैं, और दूसरी तरफ आइसोटोपिक उसकी अबंडेंस दी गई है। क्रिप्टॉन के 5 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, 80, 82, 83, 84 एंड 85, एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंसेंट अबंडेंस इन नेचर। 80 वाले की कितनी है, 20, 12, 12, 57 एंड 17 किसकी है, 85 की है। सिंपल हमने फॉर्मूला पुट करना है M1P1 प्लस M2 P2 का, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन किसके इक्वल है, 80 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज के साथ, प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर प्लस उसके बाद 83 मल्टीप्लाई बाय, इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमने उसके मैस को उसकी परसेंटेज के साथ क्या कर दिया है, उसके बंडल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ओवरऑल को 100 से डिवाइड कर दिया। तो इसका हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया है इसको कैलकुलेशन के बाद, तो वो क्या आ रहा है, 83.7 AMU। अब जो ये है ना, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो इंडिविजुअल मैसेज दिए गए हैं, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं, और ये जो है, ये इसको सिंपल आप एटॉमिक मैस कह सकते हो या मैस नंबर कह सकते हो, ऑफ एन एटम और एन आइसोटोप। और ये जो है, ये ओवरऑल ओवरऑल एवरेज एटॉमिक मास है ऑफ द क्रिप्टॉन एलिमेंट। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आ जाए आप, एक्सरसाइज का ही आपके बुक पे क्वेश्चन दिया गया है नीचे बॉक्स में। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आर 2.0, 24.0, 22, 52 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली जहाँ पर वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है कि जो पहले वाला है वो पहले वाले की है, दूसरी दूसरी की है, तीसरी तीसरी की है, चौथी चौथी की है, 4 वाले की है। अब यहाँ पर देखिए, लेड 204, 206, 207 एंड 208 4 आइसोटोप्स ऑफ लेड दिए गए हैं, उसकी रिलेटिव उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस भी दी गई है। सेम आपने क्या करना है, 204 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 206 को 24 से करेंगे, 207 को हम किससे करेंगे, 22 से करेंगे, और उसी को हमने इसमें लिखा हुआ है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके डिवाइड करेंगे 100 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 207.22 AMU ऑफ दी लेड का आएगा। अब नेक्स्ट आप अपनी बुक पे देखें, एक आपकी बुक पे क्वेश्चन दिया गया है, सैम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है, तो ये आप बुक से ही देख लें कि सैम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, कैलकुलेट द
फॉर्मूला आपको दिया गया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M1P1 प्लस M2P2 के अकॉर्डिंग अगर हमें वो किसी भी एक इंडिविजुअल एटम का भी मास हमें कह देता है ना, अगर आप लोग ये फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरफ रिलेटिव एटॉमिक मास है और इस तरफ हमारे पास क्या है, उसकी परसेंटेज और इंडिविजुअल आइसोटोप की परसेंटेज क्या नहीं, अबंडेंस है और मैसेज है। अगर वो इसमें से किसी एक आइसोटोप के मास पूछ लेता है कि इसका मास फाइंड आउट करें, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सिंगल आइसोटोप, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको इधर रहने देंगे, बाकी सब सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे, यानी इनकी बाकियों की कैलकुलेशन करके और इधर जाके फिर वो डिवाइड हो जाएगी और फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इसी तरह उसने एग्जाम्पल आपके सामने के लिए बुक में दी हुई है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन when its relative atomic mass is taken as 35.45 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन फाइंड करना है। अब ये वही बात M1 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या चीज़ आप ने देखनी है, सबसे पहले हमने इनकी इंडिविजुअल आइसोटोपिक अबंडेंस देखनी है। तो लार्जर आइसोटोप क्लोरीन के दो होते हैं वैसे 35 एंड 37, तो पहला लाइटर वाले का हमने मास फाइंड आउट करना है। तो लार्ज आइसोटोप जो है क्लोरीन 37, यानी M2 कितना है 37 है और P2 कितनी है 24.23 है। रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ लाइट की, लाइट आइसोटोप की कितनी है 75.77% है और क्लोरीन के पूरे एक एलिमेंट की जो है वो कितनी दे दी गई है 35.45 एटॉमिक जो है इसकी अबंडेंस दे दी, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया। अब इस तरफ वो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय M1 और ये P1 की वैल्यू, फिर उसके बाद M2 37 था, P2 24.23 था, डिवाइड बाय 100। इसकी भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमें दिया गया हुआ है, तो हम उसको जो हमें ऊपर दिया गया हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 75 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन क्या आ जाती है 100 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3545 एंड उसके बाद क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय ये, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 8896.51 आ रहा है, जो कि इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2648.49 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो 75.77 इसकी जो अबंडेंस थी वो मल्टीप्लाई और ये जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आएगा 34.95। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन कितना आ रहा है 34.95। तो ये हमने इसके लाइट आइसोटोप की मास भी फाइंड कर दी। इसी तरह अगर आपको पेपर में कोई भी एक आइसोटोप का मास फाइंड आउट करने का कह दिया जाता है, यहाँ पे किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का कह दिया जाता है, तो आपने सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला पुट करना है और उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। नीचे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया था। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।